सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सेनेट इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी है और हर तरफ आवाज़ें उठ रही हैं, पार्टियों के अंदर भी और एक दूसरे से इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से यकीन बनाएगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके, क्योंकि जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं वो बातें सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही हैं। वैसे कोई भी और मुल्क होता, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क जिसको हम कहते हैं, या जहाँ जमहूरियत की मिसालें दी जाती हैं, जिस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान में हम चाहते हैं या जिसकी बात करते हैं, तमाम सियासतदान जिसकी बात करते हैं, कहीं भी इस तरह की शर्मनाक वीडियो सामने आ जाती, यकीन करें कि वहाँ पर पूरा मुल्क ऊपर नीचे हो जाता और नई कानून साजी के लिए दिनों में नई कानून साजी की जाती कि पूरा सिस्टम हिल के रह जाता। लेकिन हमारे यहाँ कमाल है, उसी तरह से मामला चल रहे हैं, कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना शर्म का मकाम है पूरी कौम के लिए कि किस तरह जिनको वोट दिए जाते हैं और वो लोग नोटों के आगे फिर किस तरह से बिकते हैं। अब यही बात लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि आइंदा कभी ना हो सके। लेकिन उससे पहले कि इमरान खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकें या तरीके से जिसको अपोजिशन भी माने, इलेक्शन कमीशन भी मुतमईन हो सके, उससे पहले तो उनके लिए अपना इम्तिहान यह हो गया है कि ऐसे लोग सामने लेकर आएँ जिस पर इनकी अपनी पार्टी मुत्तफिक हो सके, अपनी पार्टी खुश हो सके। तो वो अभी तक इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे और उसके लिए इजलास पर इजलास बुलाने पड़ रहे हैं वज़ीर आज़म को खुद भी। इसी बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, वो जो आपने बात कही थी यूसुफ रज़ा गिलानी वाली, कल रात को ज़ाहिर है 7 से 8 हमारा शो होता है लाइव, तो बात आपने कही थी, उसके बाद तमाम अखबारात में वो बात छपी हुई है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना लम्हा फ़िक्रिया बल्कि ख़तरे की घंटी होगी हुकूमत के लिए। ये बात अब आपकी जो है ना वो हर जगह में नज़र आ रही है, वो बात दुरुस्त। मगर जो इमरान खान साहब तरीका अपना रहे हैं कि अच्छा किसी पर इख्तलाफ हुआ तो उसको नहीं, लेकिन फैसल वाडा साहब का नाम वहीं कहीं, ये उस अदम एतमाद की तहरीक या यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को रोक सकेंगे इस तरह से? उसामा साहब, होता ये है कि पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जो पार्टी के नज़रियाती वर्कर नहीं होते। ये पीटीआई में नहीं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। शरीफ ख़ानदान को अगर देखें तो मैंने हमेशा ये देखा कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा उन लोगों को टिकट दी जो उनके ज़ाती मुलाजिम थे, जो ज़ाती वफादार थे जी। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े भारी भरकम ऐसे लोग थे जिनकी पार्टी में बेतहाशा सर्विसेज थी, उनको हमेशा से इग्नोर किया गया। मखदूम जावेद हाशमी हैं, उनको क्यों नहीं टिकट दिया जाए? उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। अब तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, लेकिन जिनका वो बोलते हैं वो ताबेदार नहीं हैं, लिहाजा उनको टिकट नहीं दी जाती। उन लोगों को टिकट दी जाती है जो बहुत ही ताबेदार हैं, जो हाँ में हाँ मिलाएँ, जो इनके पे रोल पे हों, जो इनके ज़ाती मुलाजिम हों। बाकी पार्टियाँ भी फिर यही प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो यही होती हैं कि वफादारी, लॉयल्टी। और कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बेतहाशा पैसे के बलबूते पर आते हैं और वो भी पार्टियों की मजबूरी बन जाते हैं। लेकिन पीटीआई में मैंने देखा है कि उन्होंने बहाल कोशिश की है कि वो लोग जो नज़रियाती हैं उनको वोट दिया जाए। अब यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनके मुकाबले में अब्दुल हफीज़ शेख साहब आ गए हैं। अब्दुल हफीज़ शेख साहब की पीटीआई के लिए क्या सर्विसेज हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। ठीक, अच्छा, आमिर लियाकत साहब ने तो कहा है मैं दूंगा ही नहीं वोट हफीज़ शेख साहब को। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा जी मैं नहीं वोट दूंगा हफीज़ शेख को, पहले वो पार्टी में आए। अच्छा, मगर ये तो पहली दफ़ा है नहीं, आप किसी भी पार्टी को उठाकर देख लें, आप देख लें पीपल्स पार्टी ने बेशुमार ऐसे लोगों को वोट दिया जिनको आपको पता चलता था अच्छा ये कौन है, ये आ गया जी, कोई बिजनेसमैन था, ये कोई जरदारी साहब का दोस्त था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, वो आ जाते हैं। इसी तरह आपने नून लीग की मिसाल दी, तो सब में ये है। लेकिन समझ साहब ये भी होता रहा है, फिर नून लीग भी सीटें हाथी रही है सेनेट की, फिर पार्टी भी सीटें हाथी रही हैं, फिर जो लोग जो वर्कर्स हैं वो फिर इलेक्शन वोट के ज़रिए से अपना रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। अब देखें, अगर 9 वोट चाहिए यूसुफ रज़ा गिलानी को
और हर एक ये कह रहा है कि होने सुली तौर पर देखा जाए तो अब्दुल हफीज शेख जो है वो आगे हैं, उनको बढ़तरी होनी चाहिए, लेकिन हर बंदा ये कह रहा है कि गिलानी साहब जो है उनसे तगड़े कैंडिडेट हैं और गिलानी साहब जो है वो जीत भी सकते हैं, और अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, क्योंकि इसके बाद पार्टी ने ये अनाउंस किया हुआ है, PDM ने ये अनाउंस किया हुआ है कि वो अदम इत्माद की तहरीक ला सकते हैं। और मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्वीर फरमाइएगा कि ये जो 9 वोट उनको चाहिए ये इत्तेहादियों में से चाहिए, यानी इत्तेहादियों को मिला भी लें अगर तो मेरा ख्याल है 15 सीटें ज़्यादा हैं तहरीक इंसाफ की कुल। सर, तो अब आप देखेंगे मुझे एक बात बताएं, 5 वोट तो क्यों लिखे हैं, 5 वोट MQM के हैं, उसके बाद बाप के वोट हैं, अगर उसके बाद GDA के वोट हैं, अब MQM के साथ भी पार्टी मुज़ाकरात कर रही है, क्यू लीग के साथ रज़ाई साहब के और यूसुफ गिलानी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर काफ लीग को जिस तरह से PTI ने ट्रीट किया है, मतलब मोहसिन जो है मोनिसलाई जो है उनके बारे में तो इमरान खान का स्टेटमेंट है कि चूँकि ये इस पे करप्शन के चार्जेस हैं तो इसको कैबिनेट में नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि काफ लीग इतने आराम से हफीज शेख साहब को वोट डाल देगी, जबकि काफ लीग के बड़े अच्छे ताल्लुकात है गिलानी साहब के साथ, जहांगीर तरीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात है गिलानी साहब के साथ, गिलानी साहब का साउथ पंजाब में बड़ा इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है, तो वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जिनके चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जिनके साथ गिलानी के ताल्लुकात हैं, वो क्यों अब्दुल हफीज़ शेख जो एक पैरा ट्रूपर है, जिसका PTI से कोई नज़रियाती ताल्लुक नहीं है, जिसका PTI से कोई वाबस्तगी नहीं है, उसको वोट डालेंगे। तो पार्टियां खुद भी अपने वर्कर्स को इस तरह से इम्तिहान में डालती हैं। मैं क्लियर कर दूं, बड़ी इस चीज़ की बात हो रही है कि जी इमरान खान साहब की अहलिया की दोस्त हैं, फरा गालिब उनका नाम है जी, वो कैंडिडेट हैं, वो कवरिंग कैंडिडेट हैं, डॉक्टर बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त कारकुन है, बड़ी उनकी खिदमात हैं, बहुत एक्टिव रही हैं हमेशा से। और ये लोग सवाल उठाते थे कि डॉक्टर ज़रका जैसी ख़वातीन जो पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हमेशा वो काम करती हैं, तो उनको क्यों नहीं टिकट दिया जाता, तो अब उनको सरेंडर का मिल रहा है, तो उनके लिए कवरिंग ज़ाहिर है कोई ना कोई तो शख्स होता है, कोई मसला आ जाए, कुछ हो जाए, जिस तरह यूसुफ गिलानी साहब के लिए भी अब उनके कागजात नामजदगी के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ चली गई हुई है, तो इस तरह से तो होता है। लेकिन फिर वो सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश करने लग जाती है जी ये किसको टिकट दे दिया किसको, हालांकि कवरिंग कैंडिडेट एक और चीज़ होता है, वो किसी ने किसी को साथ रखा होता है, तो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ बड़ी फैल जाती हैं बड़ी तेज़ी से। लेकिन बाबर डोगर साहब, जो फैसल वाडा साहब वाला मामला है, बाकियों को तो बदल दिया, बलूचिस्तान से आवाज़ उठी, सिंध से आवाज़ उठी जी इसको नहीं इसको नहीं, इमरान खान साहब ने सबको सुना, लेकिन फैसल वाडा साहब का मामला वो है, और असद उमर साहब ने ये चीज़ मानी है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, वही मामला दूर शरीयत। उसामा साहब, बड़ा इशू क्लियर है, इशू बड़ा क्लियर है फैसल वाडा का। जिस वक़्त 2018 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक़्त उनकी डुअल नेशनैलिटी थी, जो बाद में उन्होंने सरेंडर की। सुप्रीम कोर्ट में उनका केस है। अब मसला ये है कि उसमें उनके पास कोई ऐसी चीज़, उनके बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा उस वक़्त आपने चीट किया और डुअल नेशनैलिटी को छुपाया, उस पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो सेट में नहीं आते और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इमरान खान, फैसल वाडा देखें वो एक वोकल आदमी है, वो सेनेट में भी, वो असम्बली में भी बोलता है, वो आगे पीछे भी बोलता है, उसकी पार्टी के लिए सर्विसेज है। इमरान खान जो है वो इस तरह के बंदे को चाहते हैं कि वो बंदा जो है वो पार्टी में रहे और उससे फ़ायदा उठाया जाए। अब ये डिबेट तो PMLN के अंदर भी चल रही है, ये बहस तो नूली के अंदर भी चल रही है। राजा जफरुल हक जो है उस पर पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगा दी है, वो बेताशा लोगों ने कहा कि 85 साल का बंदा है, वो उसको सेनेट का टिकट देने से क्या फ़ायदा होगा। अब राजा जफरुल हक कहते हैं मेरे बेटे को, उन्होंने कहा जी उसकी पार्टी के लिए सर्विसेज क्या है वो बताएं। एक तरफ जाहिद हामिद है, दूसरा आदमदीन तारड़ है। आदमदीन तारड़ को टिकट दिया है तो उस पर ऑब्जेक्शन लग गया कि आदमदीन तारड़ जो नूली का हिस्सा ही नहीं है, उनकी नूली के लिए सर्विस है, उनकी सर्विस अगर है तो वो शरीफ खानदान के लिए है। नूली के लिए उन्होंने क्या किया, जाहिद हामिद वो बंदा है जिसे इन्होंने रिजाइन जब तलब किया, बीइंग लॉ मिनिस्टर, उसने रिजाइन दे दिया। वो पार्टी का लॉयल भी है, पार्टी के लिए उसकी सर्विसेज भी हैं। सर वो तो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे थे, लेकिन मुश्किल वक्त में वो पार्टी के काम आया। ये चीजें तो सारी पार्टियों में चल रही हैं। एतराज है कि मुशाहिदुल्लाह जो है वो बेचारे बहुत बीमार है, तो शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने अपने बेटे का कहा, उसकी बेटे पे भी ऑब्जेक्शन लग गया कि जनाब आपके बेटे की क्या सर्विसेज है।
बेतहाशा पार्टी में ऐसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का नाम आ रहा है। अब सवाल तो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब भी शरीफ खानदान के लॉयल हैं। इरफान सिद्दीकी साहब की नून लीग के लिए क्या सर्विसेज हैं? नून लीग के लिए उन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ की तो है। तो मसला ये है कि वो नवाज के लॉयल हैं, नवाज शरीफ के लॉयल हैं। और क्या चाहिए इससे बढ़कर? इससे बड़ी तो कोई नहीं। जो उन खानदान के साथ लॉयल हो, उनके साथ हो, बस वही है। और इसके अलावा क्या खिदमत होती है? पार्टी क्या होती है? पार्टी कुछ नहीं है। नवाज शरीफ है, बस उनका खानदान है। नवाज शरीफ के बाद मरियम है, मरियम के बाद तो सर ये सारी पॉलिटिकल पार्टी में यही चल रहा है ना उसामा साहब। नून लीग में भी यही चल रहा है। अब फैसल वाडा पे इमरान खान स्टैंड ले गए कि जनाब उनको वो चाहिए, चाहे पार्टी वर्कर जो है उनकी रिजर्वेशन है कि ठीक है जनाब अगर इसने चीट किया तो उसमें हमारा क्या कसूर है, किसी वर्कर को अकोमोडेट किया जाए। अगर इसने गलत बयानी की है तो उसमें आम बंदे आम वर्कर क्यों टारगेट बन रहा है? अच्छा, ये बात कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि जी आम वर्कर को भी लेकर आए, लेकिन कहाँ कौन लाता है? अच्छा, पीपल्स पार्टी ने असद खरल साहब GDA के अरकान पर भी नज़र रखी हुई है कि वहाँ से सिंध से उनका भी कोई सेनेटर आसानी से नहीं बनने देना उन्होंने। और ये बात भी आ रही है कि जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, अब सारा फोकस यूसुफ रज़ा गिलानी पर है। मैं गलत नहीं हूँ तो वो अजीजदारी भी है उनके। जी वही सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आपको पता है जहांगीर तरीन साहब से भी उनकी अजीजदारी के वाले से बातें सामने, और इस तरीके से गालिबन उनकी जो पीर साहब और पगाड़ा है उनके साथ भी उनकी रिश्तेदारी है, यानी दूर नज़दीक से। तो गिलानी साहब, अब मामला ये है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाने के लिए 9 वोट चाहिए पीपल्स पार्टी को, जिस तरह आपने खुद ही इशारा कर दिया कि 2 पीपल्स पार्टी ही नहीं, यानी पूरी PDM या नहीं, हाँ जी सारे ही हैं, नून लीग सॉरी हाँ यानी PDM ही है ना। बजायर तो पीपल्स पार्टी गिलानी साहब उनकी पार्टी के लालिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर रहे। अच्छा, इनको वोट करना है मैंने जी, असेंबली से इनको वोट डालना है, इस्लामाबाद की सीट से हैं। अब ये इसलिए तो ये टेस्ट केस कहा जा रहा है कि अगर पूरी असेंबली यानी कौमी असेंबली से यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट ज्यादा पड़ गए, 9 वोट उनको चाहिए ज्यादा, तो वो तो फिर तहरीक अदम एतमाद वाला मामला शुरू हो जाएगा। सारी बात है, ये तो एक बात तो आएगी ना सामने कि जब मरकज के अंदर एक हुकूमत है PTI की, और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और पंजाब की हुकूमत जिसके पास हो हुकूमत के, वो समझा जाता है, समझे कि मरकज और बाकी सूबों की मिला के भी पंजाब एक सब पर भारी होता है। तो मामला ये है कि अगर वो जीत जाते हैं तो हम ना भी कहें तो वो घंटे खतरे की घंटी, ये जो बातें हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ उनको टारगेट कर रही है कि उनके कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिया। रहमान साहब ने चैलेंज कर दिया उनको, ये ग्राउंड अगर खतरे की घंटी ना हो तो उनको चैलेंज, उनकी जो उम्मीदवार जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसको बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कंसील किया है कि तौहीन अदालत के अंदर उनको जो सज़ा हुई है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उन्होंने बात छुपाई है। एक तो ये, इसलिए आर्टिकल जो 62 है उस पर पूरे नहीं उतरते। एक तो ये बात। दूसरी बात जो है हफीज़ शेख साहब की बात है, उनके मुकाबले में हफीज़ शेख साहब है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की। अब जरा बात ज़रा समझने की बात है, जहांगीर तरीन साहब से अजीज़दारी, पीर साहब और पगाड़ा से अजीज़दारी, PDM यानी तमाम जो जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और बोरियों के मुंह खोलने की बातें। अब मुझे ये बताएं, शेख अब्दुल हफीज़ साहब से अगर ये को तोको करें कि वो बोरियों के मुंह खोल देंगे नोटों के, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ताल्लुकात नहीं, तलकात उनसे देखिए एक नॉन पॉलिटिकल फिगर है, उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। हाँ, उनके लिए हुकूमत हुकूमती खजाना, IB से सीक्रेट फंड जिस तरह पहले माजी में होता रहा है, वो तो अगर निकाल दे या हुकूमत दे रहे तो वो ठीक है, कोई भी दे दे वैसे ही आ जाए पैसे तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा कहे कि अब्दुल हफीज शेख साहब खुद बोरियों के जो मुंह खोलेंगे या नोटों के, वो तो बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, गिलानी साहब ने कहा हम ताल्लुकात पर लड़ते हैं इलेक्शन, ये बात दुरुस्त है? ताल्लुकात उनके पीर भी हैं, ताल्लुकात भी, और ताल्लुकात उनके किन से नहीं अच्छे। शहबाज शरीफ साहब जब उनकी आइडियल एक जोड़ी थी, पीपल्स पार्टी के वो प्राइम मिनिस्टर थे मरकज़ में, और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं कई दफ़ा देखा उनकी बड़ी आइडियल आपस में बहुत सारी बिहाइंड दी कर्टन्स भी होती थी, सामने भी होती थी, कि गिलानी साहब ने कभी जरदारी साहब के किसी मामले में टांग नहीं अड़ाई, और शहबाज शरीफ साहब भी गिलानी साहब को बहुत फैसिलिटेट करते रहे। यानी पंजाब के तरक्याती फंड की बात हो या गिलानी साहब के वफाक के फंड की, शहबाज शरीफ की डिज़ायर के ऊपर, तो आपस में इनका बड़ा आइडियल एक कॉम्बिनेशन था, बावजूद के 2 मुखालफ पार्टियां थी। अच्छा, अब जरदारी साहब आ गए, फजल रहमान साहब, पूरी PDM, शहबाज शरीफ साहब और बाकी सारे घरों से, क्योंकि वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे, वो नैब के केसेस फेस कर चुके हैं, जरा पोले आदमी हैं, जरा ऐसे बंदे ही काबिल कबूल होते हैं। सादक संजरानी साहब के बाद
मेरा ख्याल है उनकी अच्छी रिप्लेसमेंट है। अच्छा। सादक संजरानी साहब इनके मामन और मशीर थे, जरदारी साहब ने बनाए थे, उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए इनसे अच्छा मौजू पोला कैंडिडेट, कमजोर और हर एक के लिए फेवरेट और हर एक के लिए एक्सेप्टेबल, और दूसरी जानिब इनके मुकाबले में थोड़े कमजोर उस तरह से नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल स्टैंडिंग के लिहाज से। लेकिन सियासत जहां पर हो रही है, नोट चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, सियासत में बातें हो रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़ी सीरियस नजर आ रही है, संजीदा नजर आ रही है। अब बाबर डोगर साहब, ये बात सामने आ रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की आज जिस तरह से पेशी थी, मैं तो ये कहूँगा बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन को, मुतमईन नहीं कर पा रहा इलेक्शन कमीशन कि वो किस तरह से ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है इसको साफ और शफाफ, यानी जिसमें करप्शन ना हो सके, पैसा ना चल सके, कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे इलेक्शन कमीशन यकीनी बना सके कि जनाब ये। मेरा एक सवाल है, अब हम काफ़ी देर से एक बात कर रहे हैं यूसुफ गिलानी की कि गिलानी साहब जो हैं, गिलानी साहब का पल्ला भारी नज़र आ रहा है, गिलानी साहब जीत सकते हैं। कल गिलानी साहब जीत जाते हैं तो पीडीएम के सारे मजमूई वोट और पीटीआई और उनके अलायंसेस के जो मजमूई वोट है उससे कम है गिलानी साहब के। गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर क्या मेरा इसकी इंक्वायरी की जाएगी, इलेक्शन कमीशन इसकी इंक्वायरी करेगा कि गिलानी साहब कैसे जीते हैं। उनके तो 9 वोट कम निकल रहे थे, 9 वोट कौन डाल गया उनको, वो 9 वोट ढूंढे जाएंगे। इस तरह से इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा कि ये 9 वोट जो थे वो किसके थे और कौन डाल गया। अगर फिर इसी तरह ही है तो फिर अनाउंस कर दिया जाए रिजल्ट कि ना गिलानी साहब 9 वोटों से हार गए और हफीज़ साहब जीत रहे हैं। और जिसी तरह पंजाब में पीटीआई के, और सबको पता है पीडीएम की टोटल पंजाब में कितनी सीटें हैं, पीटीआई और उनके अलायंस की कितनी सीटें हैं, उसकी अलायंस की अब आप मखसूस नशिस्तों का भी तो फैसला करते ही हैं ना कि 20% नशिस्तें जो है वो ख़वातीन को जाएंगी। टोटल हर पार्टी की जितनी सीटें जीती है उसका 20% उसको दे दिया जाता है कि ये ले जी, ये आपकी इतनी सीटें बनती हैं, आपकी इतनी बनती हैं, इतनी बनती हैं। वहाँ पर तो कोई इलेक्शन नहीं होता, तो फिर इसका भी यही तरीक़ाकार कर दिया जाए कि इसी तरह से अगर आपने शो ऑफ अगर आपने अगर तो एक तो ये है कि कोर्ट भी अनाउंस कर दे। मुझे अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से डिटरमिन होगा कि इसने ज़मीन के मुताबिक वोट डाला है या फिर इसने पैसे लेके वोट डाला। सर वो तो जो पैसे लिए हैं, मेरा एक सवाल है, बात ये हो रही है कि जी उसकी सीरियल नंबर डाल दिए जाएँ, पता चलेगा फलाने का फलाना सीरियल नंबर था, उसने वोट डाला है। अब एक बंदा जो है उसका गिलानी से ताल्लुक है, गिलानी को वोट डालना चाह रहा है, उसने गिलानी को वोट डाल दिया, तो बाद में ये कैसे साबित होगा कि उसने पैसे लेके वोट डाला या उसने ज़मीर के मुताबिक वोट डाला है। और अगर ये नहीं है तो फिर सीधा सीधा ही कर दे, फिर सीधा ये वो तो सीधा ये है कि इन्होंने जमा करवा दिए हैं तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर दिया कि जी गिलानी साहब 9 वोटों से इस्लामाबाद से हार गए, ये जो है पीटीआई के ये इनकी ये सीटें बनती हैं, नून की ये बनती हैं, फिर पार्टी की ये बनती है, अल्लाह खैर सल्लाह। इसके अलावा और तो एक सवाल जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है कि क्या वोट को कास्ट होने के बाद हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है। इसके साथ असद करल साहब ये बात भी कि जी किया क्या अब तक आपने जो वीडियो सामने आई है उसके बाद वो कह रहे हैं जी देखेंगे फोरेंसिक करवाना है नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन भी देखेगा। यहाँ यानी पुल गिर जाते हैं, पानी पुलों से गुजर दूर की बात है, सब कुछ हो चुका होता है। मेरी एक बात बताएं, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन के पास जो लॉज हैं, जो नेशनल असम्बली ने बनाए हैं, चाहे वो आइन है चाहे वो इलेक्शन लॉज हैं, उन्होंने उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना है, वो उसके मुताबिक इलेक्शन करवा देते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट बैलेट, उन्होंने सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन करवा दिए। अब किसी ने पैसे पकड़े हैं, किसी ने पैसे नहीं पकड़े, वो उसको वो इलेक्शन कमीशन किस तरह से डिटरमाइन करेगा? कंप्लेंट नहीं कर सकता कि भाई ये सादिक और अमीन नहीं है, ये तो 62 पूरे नहीं उतरते, ये तो पैसे लेते हैं वोट कास्ट करने के लिए। सर कैसे साबित होगा कि वो वीडियो है अब छोड़ दें, आप वीडियो की बात कर रहे हैं, आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मेरी एक बात सुन लें, आप वीडियो की बात कर रहे हैं। आप जो पिछला अदम इत्मीनान की तहरीक आई है संजरानी साहब के खिलाफ, उसको भी कर लें, लेकिन जिनका उससे स्टार्ट कर लें, उसको पता करें कि ये कैसे हो सकता है, किसी ने जमीन ये कैसे हो सकता है कि इधर 55 बंदे हैं, बाबर साहब इधर 35 बंदे हैं, आपका कहना ये है 35 बंदे वाले जीत गए, 55 वाले हार गए। साबित कैसे होगा भाई? जब वीडियो आ रही है उसमें साबित हो रहा है ना कि जमीन बेचा, उनको तो पकड़े, इसकी चलो इन्वेस्टिगेशन वही इलेक्शन कमीशन कह रही है, मैं कैसे इन्वेस्टिगेट करूं, क्या करूं? भाई तुम्हारे पास आ गया है कि जो सबूत आ गया सबका, उनको तो बुलाओ, उनसे तो पूछो, कोई कहीं तो दरखास्त लेके जाओ किसी डिपार्टमेंट में, तो यानी यहाँ को जुर्म हो जाए तो सारे दायरे हाथ में जी हमारा तो वही जुरिसडिक्शन नहीं बनती जी हमारी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए, एफआईए आपके पास मौजूद है, एफआईए को उसे उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए
और जो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, जो ले रहे हैं, दे रहे हैं, आप उनको पकड़े। सर यही बात तो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। ये तो गवर्नमेंट बड़े आराम से कर सकती है। यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। असद खरल साहब, कोई हल है इसका? देखिए, साफ शफाफ करवाए जा सकते हैं या हम सारी उम्र यही बस बहस करते रहेंगे और यहाँ पैसा ही चलता रहेगा? आज लार्जर बेंच जो 5 रुकनी है, उसने जो बड़े अहम रिमार्क सामने, एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंतखाबी जो अमल है से करप्शन हर हाल में रोकनी होगी। ये यानी बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग एक चीज़ जो आई है। जो बातें आप कर रहे हैं वो मामूली हैं। अब आपसे शायद हमारा कल यानी कल का हुक्म समझने की कोशिश नहीं की। अब ये मुकालमे हो रहे हैं, मामले की गहराई को समझे। उस दिन जो हुक्म दिया गया था, आज आपको मालूम नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है? कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से मसला हल नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने जो रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद और आइन के तहत मुकम्मल बाइख्तियार है करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इक़दाम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वोटों की खरीदो फरोख्त और दबाव को रोकना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। क्या वोट को कास्ट होने के बाद हमेशा के लिए, जो आपने कहा, खुफिया रख। अब जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशनर से इस्तफसार किया कि क्या आप अभी तक किए गए इकदाम काफ़ी हैं? क्या इन इकदाम से इंतखाबी अमल करप्शन रोक सकते हैं? दौरान समाज इलेक्शन पर यह बड़ा कहम है। यानी उन्होंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट के डिफाइंस के अंदर आ रहे हैं सामने। जो अब सुप्रीम कोर्ट चाह रही है उसको बिल्कुल उल्ट समझ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर की मुखालफत कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कल को डिटरमिन हो सके कि कोई इस तरह की चीज है, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। सुन ले, आप पूरी बात आगे सुन ले। अटॉर्नी जनरल ने बताई है बात ना, सुने तो सही। वहां पे मामला ये आ गया है। इस बारे में चीफ इलेक्शन की अदालत को कहा कि बैलेट पेपर सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। अच्छा, काबिल शनाख्त बैलेट पेपर कानून में गुंजाइश नहीं, ठीक, उन्होंने कह दिया। अटॉर्नी जनरल बिल्कुल इसके दूसरी डिग्री पे जा रहे हैं। वो भी आइन का हवाला दे रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, एक्ट के हवाला दे रहे, कानून का। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने शफाफ इंतखाबात के हवाले से फ्रेमवर्क पढ़ कर सुनाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 226 का इतलाक इंतखाबात के हर मरले पर नहीं होता। सक्रेसी का इतलाक सिर्फ पोलिंग पर ही होता है। पोलिंग से पहले और बाद के अमल पर सक्रेसी का इतलाक नहीं होता। सेनेट इलेक्शन की सक्रेसी आम इंतखाबात से सर ये तो एक आर्गुमेंट है ना, ये इसमें तो एक आर्गुमेंट है। कोर्ट के अंदर बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मेरा आर्गुमेंट दिया ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक आर्गुमेंट है। वो तो वही आर्गुमेंट है जो गवर्नमेंट कह के सेनेट इलेक्शन में वोटर की सक्रेसी पोलिंग के दिन तक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में शफाफ इंतखाबात के लिए पोलिंग तजवीज़ तलब कर ली। अदालत ने ये बात फिर है, नंबर ही डाल दिया। अदालत ये कह रही है आखिर में, मेरा सवाल वही खड़ा हुआ है, शफाफ इंतखाबात, मेरा सवाल वही खड़ा हुआ है कि ये कैसे साबित होगा कि इस बंदे ने पैसे लिए? आइन के मुताबिक मामले को हल करें। चीफ इलेक्शन मेंबरान की मुशावरत तजवीज़ और करप्शन को रोकने के लिए किए गए इकदाम पर आगाह करें। ये जो आप कह रहे हैं निशानदेही, ये सीक्रेट हो या ओपन हो, मैं अगली बात एक खबर दे रहा हूं आपको, तजदिया नहीं। ये अगर सीक्रेट भी रहा ना तो आपको ये पता चल जाएगा, सीरियल नंबर नहीं भी हुआ तो आपके सामने यहां पे आएगा कि किस किसने वोट किसको दिया। फिर बताएं तो क्या होगा। बाबर साहब तो ये कह रहे हैं कि फिर ये तो चले पकड़ा जाएगा, लेकिन ये कैसे पकड़ा जाएगा कि उसने पैसे लेकर दिया? वो कहेगा मैं जमीन पे बात मेरा गिलानी साहब से ताल्लुक था, मैं नहीं वोट डालना चाहता एक बंदे को, मैं हफीज शेख को पसंद नहीं करता, मैंने नहीं देना उसको वोट। लोग कहते हैं मैंने पैसे नहीं लिए, वो नोटों की ढेरियां पुराने मजीद पर हाथ रखा, जिनके वाले मांग रहे हैं उनके ऊपर खैर साहब जिनकी वीडियोस आई उन्होंने पुराने मजीद पर कहा जी हमने पैसे नहीं लिए। पंजाब से मोहसिन ज़रदारी ने बगैर कोई पैसा खर्च किए न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे कि भारत के जुल्म क्यों नहीं रुक रहे। अब पता चला। अब पता चला। कराची के हल्के PS 88 में इलेक्शन है, इलेक्शन हो रहा था और हलीम आदिल शेख साहब वहाँ पर पहुँच गए और उसके बाद क्या होना था। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि जनाब इनको पकड़ लिया जाए, इनको हिरासत में ले लिया, इनको यहाँ से निकाला जाए, इस हल्के में ना आए। और उनको फिर पुलिस पकड़ कर ले गई और आखिरी इत्तला तक यही है कि पुलिस की तहवील में ही हैं वो। और हलीम आदिल शेख साहब तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने उन पर फायरिंग भी की, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है, शहरी ईमान साहबा कह रही हैं कि जी असलहे के ज़ोर पर ये पूरे जत्थे के साथ आए और लोगों को हिरासा किया। ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया कि हलीम आदिल शेख साहब एहतजाज करते रहे कि उनके करीबी लोगों के प्रॉपर्टीज़ हों, कुछ शादी हॉल्स और इस तरह की चीज़ें वो मिसमार कर दी गई। उससे पहले भी एक मामला हुआ था जहाँ पर इनके कहा गया कि जिनका करीबी है जिसने FIR करवाई कैप्टन राइट सफदर अवान पर, वो फिर ख़ुद भी
जनाब उस पर भी कोई पर्चे वगैरह थे और दहशतगर्दी के सब। तो ये एक और मामला सामने आ गया है अब बाबर डोगर साहब। तो ये हलीम आदिल शेख साहब जब से ये सिंध में अपोजिशन लीडर बने हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इनके खिलाफ आती चली जा रही है। तो अब क्या नून लीग का जो बदला यहाँ पर जो गिराया गया सैफुल मुलूक खोखर वगैरह के पैलेस थी, उसका बदला पीपल्स पार्टी ले रही है, या आपको लगता है जेन्युइन केसेस हैं जिनमें पीपल्स पार्टी कार्रवाई कर रही है? इलेक्शन उसामा साहब ये चीज़ें इलेक्शन में चलती हैं, ये पंजाब में भी चलती हैं, ये सिंध में भी चलती हैं। हलीम आदिल साहब जो है वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वो अपने गनमैन के साथ वहाँ पे मूव कर रहे थे, वो पोलिंग स्टेशन पर चले गए, वहाँ पे ये कंप्लेंट आ गई कि ना वो असले वाले लोगों के साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं और वहाँ पर असला बरदार लोग जो हैं वो उनके साथ पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं। ये अब जाहिर बात है वो अपोजिशन लीडर है, उनके साथ गनमैन होंगे, वो जो है मुफ्ती पोलिंग स्टेशन को चेक कर रहे हैं, कोई रिगिंग तो नहीं हो रही। सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट बड़ा सख्त मुकाबला है, पे पार्टी और पीटीआई आमने सामने है। तो ये चीज़ें चलती हैं, इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। इलेक्शन का मैनुअल इलेक्शन कमीशन की तरफ से या इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक वो इसकी चीज़ इजाज़त नहीं देता कि मेंबर असेंबली जो है वो जाएं। अब देखिए मरीम साहबा के साथ पता नहीं कोई 2 दर्जन के लगभग लोग थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी कर दिया एमपीएस को, ये जो वजीराबाद और सियालकोट फिर रहे हैं, जा रहे हैं। उसामा साहब उस्मान डार साहब जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, वो वहाँ पे कैंपेन चल रहे हैं। पीटीआई के बेतहाशा एमपीएस एमएनए मिनिस्टर जो हैं वो भी वजीराबाद में बैठे हैं और नून लीग के भी बैठे हुए हैं। नून लीग के भी आधी क्यादत उधर बैठी हुई है वजीराबाद में, और दोनों जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। या तो फिर आप रूल्स ही ना बनाएं, इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आप एमपी और वजीरों की बात करते हैं, यहाँ पे वजीर आला और वजीर आज़म उन इलाकों में तरक्याती कामों का जाके ऐलान करते हैं इलेक्शन के दिनों के दौरान। यहाँ पे तो ज़ाब्ता इखलाक की जब टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी लोग करते रहते हैं तकरीरें। अब मामला ये कि पहली दफा थोड़ा पाकिस्तान में हो रहा है, ये सिंध में जाहिर बात है पुलिस भी उनकी है, इंतजामी मशीनरी उनके पास है, तो जो चाहे। अब रीजनल कमिश्नर जो है जारी बात है इलेक्शन कमिश्नर वो भी जब कह रहा है एसपी को खत्म अब 2 दिन पहले यहाँ पे तावला तारड़ को पकड़ा ना यहाँ पर, वो तो कंट्रोवर्सी है कि जी वो खुद ही बैठ गए, तो बस ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पर यही आंख मचोली का खेल, आज इलेक्शन का दिन है, राई तहवील और गिरफ्तारियां, ये सब ऐसा मामला होता है और ये हर इलेक्शन में होता है। ये पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, मरकज की बात हो, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, डोगर साहब ये तो हमने रूटीन ऐसे रूल्स एमएनए के साथ गनमैन प्राइवेट भी आते हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सकता है, नहीं होना। ये मजाक बनाया जाता है कि 15 लाख से ज्यादा जी खर्चा नहीं कर सकते आप इलेक्शन। मुझे तो ये मजाक है, क्यों होता है? मजाक ही है। 15 लाख में एमपी बन सकता है, 15 लाख में एमएनए बन सकता है। सर पेट्रोल इससे ज्यादा लगा देते हैं। यहाँ पर 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ इलेक्शन में, 15 करोड़ रुपया आपके सामने हुआ। आप उन हलकों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर हुआ। मोटरसाइकिलें बांटी गई, बेताशा चीजें बांटी गई दोनों तरफ से, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया? कुछ भी। अभी आप कह रहे थे कि चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो आज तक ये इंश्योर नहीं कर सका कि ये जो 30 लाख की और 20 लाख की लिमिट रखी हुई है ये कम से उसको बढ़ा ही दे, लाख कानूनी तो उनको पता भी है। यानी हर हल्के में 50 लाख तो इलेक्शन डे के लिए कैंडिडेट गाड़ियों के मोटरसाइकिल होते हैं, एक गाड़ी का किराया लगा ले, बड़ी-बड़ी गाड़ियां जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक आम आदमी साहब लग्जरी गाड़ियां 3 लाख पे अगर आप किराया भी देने 2-3 लाख रुपए तो गाड़ी पर मंथ होती है इलेक्शन पैकेज में, और 200-300 गाड़ियों के मोटरसाइकिल होते हैं, डबल कैबन, बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, फिर कैंप जो खुले होते हैं, खाना, फिर उसके बाद निजाम हमारा गल सड़ गया सर, बहुत सारा निजाम गल सड़ गया। लेकिन ये जो मामलात हैं गिरफ्तारियों के, कभी किसी को पकड़ धकड़, फिर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उनका जहाँ बस चलेगा उसका गिरा भी देंगे। यहाँ पे पीटीआई किया तो तारड़ साहब के वाले से जो तहवील में सारा उसामा साहब मेरी बात पार्टी के, मैं आपको 2009 में या 9 में गुजरावाला में एक इलेक्शन हो रहा था, तो मैंने राना सना उसका पे पार्टी की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पे पार्टी की थी, पंजाब गवर्नमेंट PMLN की थी, दोनों पार्टियां आमने सामने थी। राना सना भी वहाँ पर गए, बड़ा वहाँ पर रोला पड़ा। मैंने राना सना से पूछा कि वहाँ पर बड़ी फायरिंग भी हुई, लड़ाइयाँ भी। उन्होंने कहा जी कि इसमें ये था कि जो इलाके हमारे कब्जे में थे, जहाँ पे हमारे बंदे थे, वहाँ पे हम सारे ठप्पे लगाते रहे, जो इलाके पे पार्टी के थे वहाँ पे पार्टी के लोग ठप्पे लगाते रहे। जिसने ज्यादा ठप्पे लगा दिए वो इलेक्शन जीत गया। अब ये राना सना उस वक्त लॉ मिनिस्टर था,
वो गुजरांवाला में बैठा हुआ था, उन्होंने, उनके साथ पुलिस भी थी, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, फिर पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट थी उनके भी अपने रिसोर्सेज थे, जहाँ जहाँ पे उनका बस चला उन्होंने धांधली कर दी, जहाँ जहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट का बस चला उन्होंने। तो अभी 2018 की वीडियो आई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इलेक्शन होते हैं यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन बेचारा सोया पड़ा है, उसको कौन पूछता है? देखिए आज तक इलेक्शन कमीशन ने कहीं इलेक्शन, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया और वहाँ पे इलेक्शन सस्पेंड कर दिया, किसी कैंडिडेट को सस्पेंड कर दिया कि तू ओवर स्पेंड कर रहा है। एक अंधे को पता चलता है कि एक इलेक्शन में स्पेंडिंग कितनी। लेकिन रूते लाल कमेटी की तरह सारी दुनिया को चांद नजर आ जाता है, वो कहते हैं वो सामने रखते हैं। देखिए वही इलेक्शन कमीशन की बात है, ये बात जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं मुझे आप बता दे, अंधे को नजर नहीं आता कि क्या स्पेंडिंग जितनी लिखी है उतनी, और बकायदा बड़ा बीच में कि जनाब आप अपने अकाउंट से करेंगे, वो चीजें दे, एफिडेविट दे। भाई जो बंदा झूठा एफिडेविट देता है आपको नजर नहीं आता? खरल साहब 90% कैंडिडेट अपने जो एसेट शो करते हैं वो जाली होते हैं, वो गलत होते हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ने एफर्ट किए कि उनको वेरीफाई करे, वो जो एसेट्स हैं उनको भेजे एफआईए में, बैंक्स में, इधर उधर पता करे। साहब मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है कानून बना है, 5 करोड़ का घर उसकी मालिक 50 लाख कानून बना, सुन ले, कानून मौजूद है कि जब कोई, ये काफी 5-10 साल हो गए अब, यानी 2013 के जब इलेक्शन थे तो मार्च और अप्रैल के अंदर जो इलेक्शन हो रहा था, जो उससे पहले नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के वाले से इस तरह स्टेट बैंक, नैब, सारे बाकायदा उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट देते हैं, इलेक्शन कमीशन मांगता है। उन्होंने बाकायदा बताया कि नवाज शरीफ, और मेरे पास लेटर भी मौजूद है, स्टेट बैंक ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब डिफॉल्टर हैं, इतनी लाइबिलिटी है। 31 मार्च का गालिबन लेटर है इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशनर को। फिर उसके बाद वो लेटर मेरे पास मौजूद है रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशनर के, जो रिकॉर्ड के अंदर भी वो अंधा हो गया। मैं अंधे ही कहूँगा, उसको क्या कहूँगा, आईनी इदारा है। अगर वो मिसकंडक्ट, यानी इस तरह नैब ने बताया कि जनाब ये नैब के केस जो है ना, जो बाद में सेटल हुआ 2014 में, जो शहबाज शरीफ साहब ने लेटर लहराया कि नेशनल बैंक ने हमें क्लियरेंस दे दी। आपको पता है ना, जब अपनी हुकूमत आ गई उस वक्त नेशनल बैंक का जो डिफॉल्टर थे, नैब में इनके ऊपर केस था, बाकायदा स्टेट बैंक ने भी बताया, नाम लिख के शहबाज शरीफ का, और बाकायदा नैब ने बताया कि इनके खिलाफ ये रेफरेंस पेंडिंग है, इतनी लाइबिलिटी है इनके ऊपर। अब मुझे ये बताया उसके बावजूद वो किस तरह क्वालिफाई हो गए, यानी ये तो बाद में नायल हुए नवाज शरीफ साहब, तो वो तो इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर और वो जो मेंबरान है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जुर्म के ऊपर। यानी ऐसा बंदा जिसके ऊपर केस है, लाइबिलिटी है, यानी आप डॉक्टर साहब आम बंदा 500 रुपए का बिल ना दिया हो, लेस्को का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, या गैस का, या आबियाना मालिया ना दिया हो 200-400 एकड़ का भी, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने अरबों रुपए का लूट मार की, इदारे लिख के बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है कि हाँ जी इलेक्शन कमीशन की हमने हर बात माननी है। यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट फिर भी हमें बहुत बेहतर नजर आता है, कितना जबरदस्त। इससे बड़ी बेइज्जती नजर आती है, पूरी दुनिया देख रही वीडियो, पैसे लेने वाले भी मांग रहे हैं, मान रहे हैं, और पैसे देने वाले भी, बांटने वाले भी मान रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ना ये सुनाई दे रहा है, वो बहरा हो गया है, ना उसको दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसको समझा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि आपको कल अच्छा, कैसे समझ नहीं आ रहे। एक आजाद, एक बड़ा जबरदस्त इलेक्शन है जिस पर हर दफा ये सिलेक्टर्स का इलेक्शन था, ये फलां का इलेक्शन था, ये इस तरह हो गया, ये आरओज का इलेक्शन था 2013 का। जनाब पॉलिटिक्स नहीं हुई आपके सामने, मरी मरी लोगों को ले जाया कैसे ठीक करें सर, ब्रेक हो जाएगी। मैं तो फिर वही मिसाल दूंगा, 54 बंदे आते हैं, खाना खाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमने आदम इत्तेमाद की तहरीक लेके आनी है, वोट 35 निकलते हैं, तो इलेक्शन कमीशन करे ना उनसे बात, 11 बंदों को पकड़े। अब इलेक्शन कमीशन क्या करे, क्यों? तो फिर बंद कर दे इदारे को। ये लॉ बनाना है आपकी नेशनल असेंबली ने, वो ये लॉ बनाना है आपके पार्लियामेंट, वो बनाना चाह रहा है इमरान खान, नहीं बनाना। मैं सारे चोर इकट्ठे हैं, ये बड़ी क्लियर है, जो शोर मचाने वाले चोर हैं वो नहीं उनको बनाने दे रहे। वो तो भी सर बैलेटिंग के पास 2 था, वो तो भी ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी आई है, तो कोर्ट के पास इख्तियार आइन बनाने का है नहीं, वो चीफ जस्टिस भी समझा रहे हैं। ना तो एफएटीएफ पे साथ देने को तैयार नहीं होते, वो नेशनल मामला भी नहीं, वो इंटरनेशनल एक मामला है और उसका मामला है, उस पर नहीं होता। ग्रे से ब्लैक में जा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे केस में फिर करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान, तुर्की और सेंट्रल एशिया के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसका उन्वान है पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी।
अमन और खुशहाली के लिए। और डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तुर्की में मौजूद हैं, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देख रहे हैं, तारीख़ी तौर पर बहुत ज़्यादा कुर्बत। और तैयब उर्दवान जितनी दफ़ा पाकिस्तान आए, पार्लियामेंट से खिताब किया, तारीख़ में किसी और हुक्मरान ने यह एजाज़ नहीं है कि इतनी दफ़ा पाकिस्तान आकर पार्लियामेंट से खिताब किया हो। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में आप क्या देख रहे हैं? सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ये किस तरह मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और ख़तरात क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। भारत जो है वो खित्ते में हम तो चाहता ही नहीं है, लेकिन पहले ये बताइएगा इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, इससे क्या कुछ अचीव हो रहा है? देखिए, हम इस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं कि आगे चल के जो अगले दहाइयों में यहाँ पे ग्लोबल फोर्सेस की कोalition जो है, जिसमें चीन है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, जिसमें अमेरिका है, उस सारे की जो इंटरेक्शन है उसमें सेंट्रल एशिया का और हमारे खित्ते का टर्की, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और जो 6 दूसरे ममालिक हैं, इनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अमन की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, अगर अमन आ जाता है उसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रेड और मूवमेंट भी हो, कनेक्टिविटी भी हो, ट्रांसपोर्ट सारे कनेक्शंस होने चाहिए। फिर उसके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, हमारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहाँ पे इंटरेक्शन करें, टेक्नोलॉजी को हम शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि अब हमारी मार्केट्स भी बहुत बड़ी हो चुकी हैं। सो अगर टर्की जो है उसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप यूरोपियन यूनियन के साथ है और टर्की गेटवे इनटू यूरोपियन यूनियन बन सकता है, उसी तरह पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ उसके बहुत करीबी तल्लुकात हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीन के साथ हमारा सीपैक में बन गया है उसके ज़रिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है और गेटवे इनटू चाइना भी पाकिस्तान बन सकता है और गेटवे इनटू सेंट्रल एशिया भी बन सकता है। तो ये तमाम मुल्कों में इस चीज़ के ऊपर खासी उम्मीदें हैं कि ये अब खित्ता जो है ये बड़ी तेज़ी से डेवलप करेगा, ग्रो करेगा और इसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। और उसकी शर्त ये है कि एक तो यहाँ पे अमन होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पे तजारत ओपन होनी चाहिए, सब तरफ तजारत कर सकें। तीसरी चीज़ इसकी ये है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी फ़्लो कर सकें, चीन के बैंकों से, यूरोपियन यूनियन के बैंकों से, अमेरिका के बैंकों से और वहाँ के प्राइवेट एक्विटीज़ के जो फंड्स हैं इन तमाम जगहों पे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट इस खित्ते में आए, क्योंकि ये वो खित्ता है जो दुनिया के सेंटर में है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन, दूसरी तरफ आपका चीन है, फिर रूस है, फिर उसके बाद नीचे पूरी जो है अफ्रीका और गल्फ के मुल्क हैं। और इसमें पाकिस्तान, आपको पता है, एक बड़ा कलीदी रोल है सीपैक की वजह से कि हमारे पोर्ट्स और हमारी सड़कें जो हैं ये समुंदर को सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के साथ मिलाते हैं। डॉक्टर साहब, सो आई थिंक जी डॉक्टर साहब, ये सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी की जो चीज़ें हैं ये तो बड़े अरसे से चल रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मशरूत हैं अफ़गानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ, अमन के साथ। तो कितनी को उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में अफ़गानिस्तान में अमन हो जाएगा और ये कनेक्टिविटी जो है ये बहाल होगी? आई थिंक ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वहाँ पे आपको पता है कि ट्रंप ने तो उसको अमेरिका की विड्रॉल वहाँ से शुरू कर दी हुई है। अब 2-2.5 हज़ार फोर्सेस हैं और प्रेसिडेंट बाइडन का भी यही ख्याल है कि यहाँ पे वो फौजी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। अब इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर सारों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं और उस सिलसिले में यहाँ पे अमन लाना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपको पता है पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका हुई हैं, मशकें हुई हैं, फ़ौजी मशकें हुई हैं और उसका भी मेन मकसद ये है कि इस खित्ते की सिक्योरिटी जो है ये खित्ते के ममालिक ख़ुद करें और आपस में कोलैबोरेट करें इस चीज़ के लिए। सो आई थिंक कि ये अब इंशाल्लाह ये पूरा खित्ता जो है ये खुलेगा और आपको पता है कि बड़े अरसे के बाद यहाँ पे अमन आना है। तकरीबन 40 बरस हो गए हैं इस खित्ते में जंग की सूरत हाल है। सबसे पहले आपको पता है कि जब
ईरान का इनकलाब आया, उसके बाद फिर सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया, उनके बाद मुजाहिदीन की जंग चलती रही, उसके बाद 9/11 आया, 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर आया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 30-35-40 साल से इस खित्ते को वो डिस्टर्ब कर रही थी और उसकी वजह से इकोनॉमिक कोलैबोरेशन नहीं हो पा रही थी। एक और चीज़ इस खित्ते में, चाहे प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, इसमें इस खित्ते में प्रॉस्पेरिटी या पीस की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इंडियन रोल रहा है। वो हमेशा अफगानिस्तान पे भी वो इन्फ्लुएंस करता है और इस चीज़ को प्रिवेल नहीं होने दे रहा। तो ये जो सबसे बड़ी रुकावट है इंडिया, इसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा तो काउंटर CPEC है, क्योंकि अब चीन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और खुंजराब पास से लेके गवादर और कराची तक चाइनीज़ भी इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। और पूरे पाकिस्तान में अब ये पूरा ओपन है कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी इन्वेस्ट करेगी, अमेरिका भी इन्वेस्ट करेगा और जो भी चाहता है यहाँ पे इन्वेस्ट करे। और टर्किश इन्वेस्टमेंट है और सेंट्रल एशियन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आएगी। और ये सबसे बड़ी गारंटी है कि इंडिया यहाँ पे उस तरह की मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो ममालिक हैं पर्टिकुलरली सबसे बड़ा बेनिफिशरी जिसका अफगानिस्तान भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई थी, वो भी मुझे लगता है कि बाइडन की जो हुकूमत है वो अपना मायदा उनसे बहाल करेंगे और उसके बाद वो सैंक्शंस भी उठ जाएंगी। और उसके नतीजे में पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइंस के जो प्रोजेक्ट पुराने चल रहे हैं वो मुकम्मल हो सकेंगे। वो फिर दूसरा हमारा तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं वो चल पड़ेंगे। सेंट्रल एशिया से आपको पता है कि बिजली कासा 1000 का प्रोजेक्ट है वो चल पड़ेगा। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये अब आगे चल के ये होने वाली है। और उसकी शर्त आपने बिल्कुल सही कहा कि अफगानिस्तान का अमन है, और अफगानिस्तान में अमन उस वक्त ही होता है जब सारी पार्टीज जो हैं वो उस पे अमन पे एग्री करें और किसी की वहाँ पे प्रॉक्सी नहीं होनी चाहिए और सब अफगान जो हैं आपस में अपना तय करें लेके। अच्छा जी निकल रही है। डॉक्टर साहब जिस तरह राब्ता मुनक़ता हुआ है, अब ये जिस तरह सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं, सलमान शाह साहब की आवाज़ शायद हमें नहीं आ रही, जिस तरह सलमान शाह साहब बात कर रहे थे। सलमान शाह साहब, असद खान साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि CPEC की अहमियत है खित्ते के हवाले से और उसके लिए पीस जो है ज़ाहिर बात है वो ज़रूरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन भारत जिस तरह दाइश से गठजोड़ कर रहा है और भारत के जो इंतहा पसंदी है CPEC के हवाले से भी वो थ्रेट हमेशा मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है और जो पॉलिसियाँ उसकी अमन के लिए ख़तरा है। और दूसरा जो आपने खुद अभी कहा कि पाक तुर्की के साथ इस स्ट्रेटजिक पाकिस्तान की अहमियत ही है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा पानियों में 45 ममालिक जो हैं, जिसमें अमेरिका जो सुपर पावर दुनियावी इस वक्त है, उसके बाद चाइना जो अपकमिंग जिसको कहा जा रहा है, और रशिया साबक और जो मुतारफ भी हैं, और ऐसे बड़े ममालिक 45 पाकिस्तान के पानियों में ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या इसको भी इस खित्ते की प्रॉस्पेरिटी आने वाला फ्यूचर जो है उसके साथ जोड़ा जाएगा कि ये समझते हुए वो सारे चाहते हैं कि इस खित्ते में अब अमन हो और सारे एक बैनर सबज हलाली परचम के नीचे आ रहे हैं? जी, ये आई थिंक बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि ये वक्त आ गया है इस खित्ते की भी अमन आने का और इस खित्ते में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने का। अब आप देखें कि आज से 40-50 साल पहले जब वियतनाम की जंग चल रही थी तो ईस्ट एशिया जो है वो हमारी तरह जंग में मुलव्विस था, और जब वियतनाम की जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद आसियान बना और इस वक्त आसियान दुनिया की एक मेजर इकोनॉमिक रीजनल पावर्स एरिया है। और इसी तरह अब ये सेंट्रल एशिया में अगर अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म होती है और बैरून मुल्क की मुदाखलत वहाँ से ख़त्म होती है तो ये पूरा एरिया जो है तुर्की से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कज़ाकिस्तान और वेस्टर्न चाइना, रूस,
ये पूरा यूरेशिया जो है ये 300 साल के बाद यहाँ पे अमन आएगा एक किस्म का, और इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत कलीदी है, क्योंकि जब हमने जो इन्वेस्टमेंट सीपैक में कर ली है उससे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है एज वी गो इनटू द फ्यूचर। सो आई थिंक एक तो चीन की जो बेड़ा है तजारत के लिए वो गवादर से गुजरेगा, तो पाकिस्तान की पूरी इंटरनेशनल ट्रेड में जो रसाई है वो बड़ी बहुत शुक्रिया होगी, बड़ी एफिशिएंट होगी। इंशाल्लाह जो मुस्तकबिल है सेंट्रल एशिया का, पाकिस्तान का बड़ा रोशन और पुरम नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब तुर्की से हमें ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।